स्वागत है आपका बुलेटिन भारत की बात में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत सरकार 7 सांसदों की डेलीगेशन को भेजेगी विदेश। डेलीगेशन में पक्ष विपक्ष दोनों के सांसदों को किया जाएगा शामिल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा। गोलाबारी से हुए नुकसान का किया आकलन। सशस्त्र बलों के सदस्यों से भी की बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का आयोजन। सेना को समर्पित निकाली गई तिरंगा यात्रा। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप सहित कई नेता हुए रैली में शामिल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की बैठक। आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा। संबंधित अधिकारियों को सीएम ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरियाणा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पाकिस्तानी जासूस नौमान इलाही को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईएसआई के लिए करता था काम। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर सफल हो चुका है, जहां हमारे जाबाज सैनिकों ने घर में आतंकियों के घरों में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। और इस दल में सरकार ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल किए हैं, जो डेलीगेशन विभिन्न देशों का दौरा कर पाकिस्तान की पोल खोलते हुए भारत की सफलता का जिक्र करेंगे। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ऐसे क्षणों में जब सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि भारत एकजुट रहता है, तो वही सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना जरूरी है। जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। देखिए, ये ठीक है, ये पहले भी हमारा रहा है। हम लोग जब विदेश में जाते हैं तो, और खासकर महत्वपूर्ण मुद्दों पे, हमेशा सर्वदलीय ग्रुप जाता है। वो जाएगा वहां बात करेगा। और इतना भी मैं बता दूं कि कई बार मैं भी मल्टी पार्टी ग्रुप्स में गया हूं। खैर किसी क्राइसिस में तो नहीं गया हूं, लेकिन वैसे गया हूं। और जब भी मैं गया हूं वहां हम लोगों ने, जो हमें भारत सरकार ब्रीफ करती है, जो हमें बताती है, वही बात हम लोग करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सशस्त्र बलों के सदस्यों से बातचीत की, तो वहीं उससे पहले तंगधार सेक्टर में सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया और पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की गई गोलाबारी से हुए नुकसान का आकलन किया। जिसके बाद उपराज्यपाल ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी देखी है, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में गिड़गिड़ाने लगा है। साथ ही कहा कि हम कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। हमारी तीनों सेनाओं ने समन्वय के साथ मिलकर के जवाब दिया। पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को, और तब वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके गुहार लगाना शुरू किया उसने। इस बार हम नस्तनाबूद हो सकते हैं, इसलिए बीच बचाव किया जाए। बस को आप सब जानते हैं 3:35 के आसपास 2 घंटा पहले ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत के डीजीएमओ से
वो किसी बैठक में थी, 3:35 पर बात हुई। हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं है, हम शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूं कि जो जवाब दिया गया है शायद उससे सबक मिल गई होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। ये केवल भारत की मीडिया नहीं कर रही है, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स जो युद्ध पर विशेष महत्व रखते हैं पूरी दुनिया में, उनके आकलन भी तस्वीरों सहित आ गए, इसलिए उसके विवरण में मैं जाने की जरूरत नहीं समझता हूं। आपके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि आपके बीच आने का अवसर मिला। मैं फिर से आप सबकी बहादुरी को, आप सबके शौर्य और पराक्रम को और भारत माता के प्रति आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब भी ऐसा संकट आएगा, देश आश्वस्त है कि हमारा देश आप जैसे बहादुरों के सुरक्षित हाथों में है। इतनी ही बात करके आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को समर्पित भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ फ्रीगंज रोड स्थित रेलवे पार्क से किया गया। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, बीजेपी नेता, स्कूली बच्चे और युवा तिरंगा हाथों में लेकर शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की व्यापक सफलता जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने प्राप्त की है और प्रधानमंत्री जी ने कूटनीति के आधार पर सेनाओं को खुला अधिकार देकर जो पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत लामबंदी की, उसी का परिणाम है कि 3 दिन में हमारी भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को बिस्मार किया, 12 से ज्यादा सैन्य सेंटरों को समाप्त किया और हमारी सेनाओं ने दिखा दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में समीक्षा बैठक की, जहां सीएम ने यूपी आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा में पाकिस्तानी जासूस नौमान इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे श्रीनगर में सेना की गतिविधियों का वीडियो बनाकर आईएसआई को भेजने का काम सौंपा गया था। पूछताछ में उसने दिल्ली से जम्मू जाने वाली ट्रेनों को निशाना बनाने की बात भी कबूली। वहीं पुलिस उसकी डायरी और अन्य संपर्कों की जांच कर रही है, जिससे आईएसआई के साजिशों का पता चल सके। और इसी दौरान हमारे संवाददाता ने इसी मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष दिग्विजय त्यागी से बातचीत की। दिग्विजय जी, कैसे देख रहे हैं एक तरह से पाकिस्तान पर जिस तरह हमारे भारत के जो सेनानी हैं, और आपने सोफिया कुरैशी की भी बात सुनी होगी, जिस प्रकार से उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर में सफलता हासिल की है, और यहाँ पर उनके जासूस निकलने, खासकर उस इलाके से जहाँ पर आपकी सांसद है इकरा हसन, जो कहती है कि हिंदू संगठन आतंकवादी से कम नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इकरा हसन जी को से मेरा अब अनुरोध है कि वो इसको एक बार जो है ना अच्छे से देख लें कि जासूस या आतंकवादी उनके क्षेत्र से निकल रहे हैं, उनके कस्बे से निकल रहे हैं। एक बार जरा देख लें, जांच करवा लें। जो उन्होंने हिंदुओं की तुलना आतंकवादी से करी थी, वो बयान वास्तव में उनका शर्मनाक बयान था। और भाई, कैराना जहाँ की वो निवासी हैं, वहाँ का तो इतिहास रहा है। आज नौमान इलाही पकड़ा गया है, ठीक है। इससे पूर्व जो इकबाल काना पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकी है, वो कहाँ का रहने वाला है? कैराना का रहने वाला है। उसको श्रेय देने का काम किसने किया है? इकरा हसन जी के परिवार ने ही उनको श्रेय देने का कार्य किया है, उनको आश्रय देने का कार्य करा है।
तो जो ये सीधे आरोप हिंदू संगठनों पर या हिंदुओं पर लगाती हैं इकरा हसन जी, तो उनसे मेरा एक बार अनुरोध है, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखें। आतंकी वो पैदा कर रहे हैं कि कोई और पैदा करे? उनके कस्बे से पैदा हो रहे हैं आतंकी, उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा उनको आश्रय दिया गया है, तब जाकर के वो आतंकवादियों का वहाँ से एक इतिहास रहा है कैराना से। इकबाल काना वहीं का रहने वाला है, और अब ये नोमान इलाही पानीपत पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन रहने वाला कैराना का है। तो कैराना में तो भाई साहब एक तरह से अगर पुलिस वहाँ पर जांच करे, और भी बहुत बहुत से लोग निकलेंगे जो है ना, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो आतंकवादियों के लिए काम कर रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय था, उन्होंने हिंदुओं पर उंगली उठाई थी, लेकिन उनसे यही कहना चाहूँगा वो एक बार अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि वास्तविकता क्या है। हमारे साथ इसी विषय पर ही चर्चा करेंगे, और हमारे साथ में हैं हिंदू जागरण मंच से बृजवीर सिंह जी। बृजवीर सिंह जी, कैसे देख रहे हैं? पहले एक आरोप लगाया गया था कि हिंदू संगठन की तुलना वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं, लेकिन आतंकवादी जो है कहीं ना कहीं कैराना से निकल कर के आ रहे हैं, क्या कहेंगे? शर्मा जी, मैंने आपको पहले भी बताया था इस विषय पर, मेरी आपकी पहले भी वार्ता हुई थी, और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सन 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, जब से हम देखते आ रहे, चला आ रहे, सुनने में आ रहा, तब से आज तक हिंदू तो कहीं कोई आतंकवादी नाम आया ही नहीं है। जब टोटल मुस्लिम आतंकवादी होते हैं बस। हाँ, आज तो जो है कैराना सांसद इकरा हसन से सीधा सीधा उस दिन जो उन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती पर जो है वो दाढ़ी थी कि हिंदू संगठन आतंकवादी हैं, आतंकवादी का रूप है। तो आज मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल है कि आज इस सवाल पे वो क्या बोलना चाहेंगी, जब उनके घर से, कैराना उनका घर है, और घर का मतलब यह है कि उनकी अपनी देहली है, उनके चार दीवारी है, उस चार दीवारी के अंदर से जो है एक आतंकवादी टेररिस्ट संबंध नोमान इलाही मिला, और दूसरा जो आतंकवादी संगठन चला रहा पाकिस्तान में बैठा हुआ, पीओके में बैठा हुआ, वो इकबाल काना, वो भी कैराने से, उन्हीं की मिट्टी से, उन्हीं के घर से पैदा हो रहा था। तो आज इकरा हसन क्या कहना चाहेगी? इस पर क्यों बयान नहीं आया इकरा हसन का आज तक? पूरा जो है आज दोपहर 11 साढ़े 11 बजे की खबर है ये, और शाम के 7 बज गए, अब तक इकरा हसन इस चीज़ पर क्यों नहीं बोल रही? दूसरे, अपने देवबंद में जो ये एक इनका इस्लाम धर्म का वो है मदरसा, वहाँ से भी एक मौलाना जो है एटीएस ने कल जो है उसके भी सूत्र जो है, कॉन्टैक्ट जो है पाकिस्तान में मिले हैं, व्हाट्सअप कॉल और वगैरह सूचनाएं प्रसारित हो रही थी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इकरा हसन से कि अब कहाँ हैं, अब क्यों नहीं डाल रही वो? और जब से पिछले 1.5 वर्षों से वो कैराना की सांसद बनी हुई है, तब से आज तक विकास के मुद्दे पर अगर वो बोल रही हो, मुझे तो देखी नहीं बोलती हुई। और जब भी बोल रही, हिंदुओं के उस पर ही बोल रही, हिंदुओं के खिलाफ ही बोल रही, चाहे वो नमाज को लेकर बोल रही हो, चाहे वो उसको लेकर बोल रही हो, चाहे वो संसद में उसने बयान दिया हो, हमारे लोगों को क्या मिल रहा, हमारे लोगों को क्या मिल रहा, जो हिंदुस्तान में इनको लोगों को मिल रहा, वो धरती पर आज तक कहीं किसी को ना मिला और ना मिले। यहाँ इसमें कभी भी हिंदुस्तान में इनके लिए दोगलापन नहीं हुआ, पर लेकिन इनकी भावनाएं हैं, इनकी भावनाएं पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई हैं, चाहे इन्हें कुछ भी दे लो, पाकिस्तान से ही जुड़ी रहने इनकी भावनाएं। अगली खबर कर्नाटक से, जहां पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए एक बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी को एक बार देश की सीमा पर जाना चाहिए। ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಮೋದಿಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನ ಅವರೇನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಾತಾಡಿದರೆ ನೀವೇನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಾಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾನಂತಂದರೆ ಅದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ದ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೋಗಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿ, ಭೇಟಿಯಾಗಲಿ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾರು ನಾಚಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಯತ್ತೂರು ಮಂಜು ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಟ್ಟೂರು ಮಂಜು ಇರ್ಬೋದು,
ಆದರೆ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಲೀಡರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕಲಗಟ್ಟಿಗೆಯವರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಚಿದಂಬರಂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಆದರೆ ಇಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಂಥ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೋ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೇಳಿಕೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರೇನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ಇಮ್ಯಾಜಿಗೆ ಏನು ಧಕ್ಕಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಯವರ ಮುಂದೆ ಇವರೇನೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. वहीं सहारनपुर के भेसराव गांव में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग का एक गंभीर मामला सामने आया, जिसने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और भोजन आपूर्ति में अनियमितताओं का खुलासा किया। बीती रात जब छात्रों को बुखार, उल्टी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी तो उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। छात्रों ने बताया कि स्कूल में परोसे गए भोजन की गुणवत्ता खराब थी और उसमें बदबू आ रही थी, जिसकी शिकायत वो कई बार कर चुके हैं। हालांकि इस बात को नजरअंदाज किया गया। इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और ये स्थिति खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों के गंभीर उल्लंघन को भी दर्शाती है। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलिए। क्या नाम है आपका? दीपिका। ये तबीयत आपकी कब से खराब हो रही है? रात से खराब हो रही है। तो रात को आपको आपको दवाई दी रात में? नहीं, रात में तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैं सुबह गई थी 5-6 बजे चली गई थी। अच्छा। मैं मैम के पास, तो मैम बोल रही थी कि सोनम मैम के पास जाओ दवाई लेने के लिए। अच्छा। तो मैम के पास गई थी मैं, तो उन्होंने जुकाम की दवाई दी थी मुझे। अच्छा। तो क्या नाम, वो मैंने खाई नहीं क्योंकि मुझे सूट नहीं देती वो दवाई। मुझे अपने गांव की दवाई आराम करती है, वरना मुझे और तेज हो जाता है ज़्यादा ही। अच्छा, आपने अपने मम्मी पापा को बताया? और वो दस्त की दवाई है, वो जुकाम की नहीं दवाई है। दस्त की दवाई जो आपको दे मुझे पता नहीं। आपने अपने मम्मी पापा को कहा बात करने के लिए सुबह? हाँ, मैं बोल रही थी मैम को, बोल रही कि मैं तेरी मम्मी ने फ़ोन करा था अभी थोड़ी देर पहले, बोल रही थी कि कागज़ लेके आऊँगी मैं। अच्छा। तो मैं सुबह आपने वहाँ की मैम को ये बोला कि मैं अपने मम्मी पापा से बात करना चाह रही है? यस बोला था, मैं मेरी मम्मी से बात करा दो। तो आप बात हुई आपकी मम्मी पापा से? नहीं, मैम बोल रही थी मैंने फ़ोन करा था। अच्छा। बोल रही थी कि कागज़ लेके आऊँगी। अच्छा, उन्होंने फ़ोन किया इनके पास? हाँ। आपकी बात नहीं कराई? नहीं। अच्छा। खाने के लिए प्रॉब्लम है, बताए तुम खाना नहीं मिलता? नहीं, पेट भराई का नहीं मिलता। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पेट भराई का नहीं मिलता है मुझे खाना। मैं दूसरी बार लेने जाऊँ तो मुझे मना करते हैं। जो मना करते हैं। तो खाना कैसा मिल रहा है? अच्छा नहीं मिल रहा खाना वहाँ। ठीक है, ठीक। एक मिनट, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ये जो लड़की भर्ती है इसकी क्या लगते हो आप? इसकी मम्मी। आपके पास सुबह फ़ोन गया है यहाँ से स्कूल से? मेरे पास 10:15 बजे के आसपास जब यहाँ लड़की एडमिट होगी? एडमिट 8:30 बजे की होगी, उन्होंने 8:30 बजे बता रहे, मेरे पास 10:15 बजे कॉल। अच्छा, सुबह आपके पास कॉल नहीं गई? जैसे कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने सुबह कॉल किया था, आपने बोला कि मैं कागज़ लेके आऊँगी, तो आपके पास वो बच्चे ऐसा कोई बात नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई, तसल्ली देने के लिए बोला होगा। मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि मैम झूठ बोल रही, अब नहीं होने की तेरी बात तेरी मम्मी से, और क्या नाम, अब तेरी मम्मी नहीं आने की। मैं छत पे खड़ी होकर बहुत रोई, मुझे ठंड भी लग रही थी ज़्यादा। मैम ने तुम्हें धमकाया कि क्या नाम उसका, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो होगा? नहीं, मैम ने मुझे कुछ नहीं कहा, डांटा वांटा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने खुद अपनी मर्जी से बताया जो मुझे प्रॉब्लम थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही की मौत हो गई। फायरिंग कर फरार हो रहे बदमाश की कार विद्युत पोल से टकराकर नहर में गिर गई और बदमाशों को बचाने के लिए पीछा कर रहे पुलिसकर्मी भी नहर में कूद गए। नहर में आ रहे करंट से बदमाश और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं बदमाश और अन्य एक पुलिसकर्मी का इलाज जारी है।
आज दिनांक 16 मई 2025 को रात्रि लगभग 9:30 बजे के आसपास थाना कोतवाली क्षेत्र में ग्राम रसीदपुर गढ़ी में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति जो एक स्विफ्ट गाड़ी से हैं एक ट्रक चालक के साथ मारपीट कर रहे हैं और वहां पर गांव वालों के इकट्ठा होने पर वहां से भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से उस गाड़ी की चेकिंग के लिए जो है सूचना प्रेषित की गई और इस पर पीआरवी ने रिस्पॉन्ड किया। पीआरवी के द्वारा चेज़ करने पर स्विफ्ट गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर एक बिजली के खंभे से जो है टकराई और पलट गई और जो व्यक्ति थे वो उन्होंने भागने का प्रयास किया। उन्हें चेज़ करते हुए जो पीआरवी के कर्मचारी थे वो भी जो है वहाँ पर जो नहर थी उसमें उतर गए। दुर्भाग्यवश जिस पोल से गाड़ी टकराई थी वो बिजली का खंभा था और तार टूटकर नहर में जा गिरा था, जिसकी वजह से नहर में करंट आ गया। उसमें से एक पीआरवी कर्मचारी को जो है सकुशल उसमें से जो है निकाल लिया गया और दूसरे जो पीआरवी कर्मचारी थे वो अदम्य साहस का परिचय देते हुए जो है शहीद हो गए हैं। उनके शव को मॉर्चरी लाया गया है और उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है। जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर कितने बदमाशों की गिरफ्तारी? मौके से इसमें जो है एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में जो है मिला था, उसे तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया है और उससे घटना के संबंध में जो है पूछताछ की जा रही है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।